क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट आज पढ़ने वाले हम। फर्स्ट लेक्चर है आपका। तो अभी तक आपने फिजिक्स का नाम सुना होगा, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है वो 3-4 चैप्टर में आपने पढ़ा है 9-10th में, है ना। 8-9-10th में 3 या 4 चैप्टर, मैक्सिमम 5 चैप्टर आते थे या फिर 6 चैप्टर। लेकिन वो फिजिक्स नहीं है ना। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको सिर्फ समझाया है ना। वन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं भाई, सारांश दे देता है ना आपने, समरी, ऐसा है। अब जो रियल फिजिक्स आपका आने वाला है 11th-12th में, 2 साल में टोटल 4 बुक आपको पढ़नी है। 11th की 2 बुक आएंगी और 12th की 2 बुक आएंगी। ये फिजिक्स सब्जेक्ट नाम सुनते ही आपको ऐसा होता है कि क्या यार बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होने वाला है ना। फिजिक्स का नाम सुनते ही ये बहुत ही मान्यता हो गई है हर जगह कि भाई फिजिक्स यानी ओहो हो बहुत ही हार्ड है। ये हार्ड कब लगेगा आपको? जब उसके बेसिक इक्वेशंस, उसमें यूज होने वाले जो आपके लोअर स्टैंडर्ड्स के रूल्स, इक्वेशंस, लॉस, है ना, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं लेकिन वो आगे कहाँ यूज होने वाला है पता ही नहीं है। क्लियर है? तो उसका अगर आपको एक बार रिवीजन कराया जाए और कौन सा यूज होगा मैथमेटिकल टूल्स में, है ना, स्पेशली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। बायोलॉजी वाले जो भी 2 साल में मैथ्स तो पढ़ने वाले है ही नहीं, क्योंकि आपका बायोलॉजी ग्रुप है, बी ग्रुप है। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स 2 साल में पढ़ने वाले 11th-12th में, उसमें कुछ कुछ रूल्स आते हैं, है ना। फिजिक्स में उसके जो भी रूल्स है, जैसे कि डिफरेंशिएशन है, आज का जो टॉपिक में कराने वाला हो डिफरेंशिएशन, है ना, फर्स्ट टॉपिक। तो वो जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, जो 11th-12th मैथ्स सब्जेक्ट में आता है, तो ऑब्वियस है बायोलॉजी वाले पढ़ने वाले हैं नहीं है। तो वही टॉपिक सबसे बेसिक लेवल पर जाकर, है ना, आपका जो भी लेवल होगा सबसे बेसिक लेवल, है ना, वही लेवल पर जाकर हम यहां पर डिस्क्राइब करेंगे किसको, जो भी टॉपिक्स है मैथमेटिकल टूल्स में। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है ना। 6-7 लेक्चर में लूंगा, उसमें मैथमेटिकल टूल्स बताऊंगा, फिजिक्स क्या होता है वो बताऊंगा। आप 2 साल में फिजिक्स में कौन से टॉपिक पढ़ने वाले, 95% दुनिया का जितना भी फिजिक्स है वो आपको ये 2 साल में ऊपर ऊपर से पढ़ाया गया है। कुछ कुछ टॉपिक है, कुछ कुछ चैप्टर है वो डिटेल में गए हैं, और कोई कोई चैप्टर को आपको ऊपर से समराइज किया है। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बचने वाला नहीं है, सब आप पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशन आती है, थियरी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कौन सा लॉ यूज किया है ना, उसका कुछ कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस होता है, उसमें कौन से इक्वेशन यूज किए, क्या किया है अंदर, वो कैसे, क्यों, कहां पर, कब यूज करना है, वो अभी अपने 6-7 लेक्चर में बताऊंगा। आपके मैथमेटिकल टूल्स, आपका जो टॉपिक है वो क्या है, मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स। क्लियर? मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स, 11-12 फिजिक्स, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के लिए कहलाएगा, क्योंकि बायोलॉजी वाले ये सब पढ़ने वाले नहीं है 2 साल में, इसलिए उनको फिजिक्स क्या लगता है, बहुत ही हार्ड लगता है। क्लियर है? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंशिएशन, जो आपके लिए नया टॉपिक होगा, मैथ्स वालों के लिए एडवांस टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि 12th में वो लोग पढ़ने वाले ही है। डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक आएगा मैथ्स वालों स्टूडेंट के लिए, वो आप 12th में पढ़ेंगे, है ना, और बायोलॉजी के लिए आने वाला नहीं है। तो बायोलॉजी वाले अच्छे से ये पूरा लेक्चर देखेंगे, आराम से पढ़ाऊंगा। नहीं समझ आ रहा है, वीडियो रिवाइंड करके वापस रिपीट करो, फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिख देना। क्लियर है? या तो मैसेज या तो कोई भी तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में या तो कहीं पर भी, मोबाइल पर। सो कमिंग टू द पॉइंट, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वी टॉक अबाउट फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? तो देसी लैंग्वेज में आपको अगर समझना है फिजिक्स, तो आपके आसपास जो भी हो रहा है, आप जो भी कर रहे हो, जो आप भी देख रहे हैं ना, जो भी आप मैकेनिज्म आजू बाजू चल रहा है आंखें खुली रख के, है ना, वो जो भी हैपनिंग हो रहा है आजू बाजू, जितनी भी छोटी बड़ी चीजें है, उसके पीछे होने का कारण, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है ना, तो रात को अलार्म लगाते हैं अपने, है ना। तो अलार्म में क्या करते हैं कि भी कोई भी पॉइंट सेट कर दिया, नंबर सेट कर दिया, ठीक है, 7 बजे का अलार्म, 6 बजे का अलार्म लगा दिया। अब जैसे ही वो टाइम आएगा तो रिंग बजती है। रिंग क्या है? वन टाइप ऑफ साउंड, है ना, वो साउंड जनरेशन होता है। आपको रिंग सुनाई देगी तो वो क्या सुन रहे हैं आप? साउंड सुन रहे हैं।
तो साउंड कहां से आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। आपके मोबाइल में जो स्पीकर्स होते हैं, जितने भी छोटे बड़े स्पीकर्स आप देखते हैं ना, बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, डीजे के लाउड स्पीकर होते हैं, मोबाइल का स्पीकर है, ब्लूटूथ का स्पीकर है, जो भी है, उसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट होगा, छोटा बड़ा मैग्नेट। उसका काम क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है इन अ फॉर्म ऑफ साउंड। क्लियर? तो वो क्या है? फिजिक्स। वो भी पढ़ेंगे आप 2 साल में, है ना। फिर उठ गए सुबह, है ना, नहा धो लिया, तैयार होना है, कपड़े में इस्त्री नहीं, आयनिंग नहीं है, तो क्या करते हैं? अपना आयनिंग करते हैं घर पे बैठ के। वहां पर क्या यूज हो रहा है? फिजिक्स भी। तो वहां पर कौन सा फिजिक्स यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो भाई हीट एनर्जी, है ना, सॉरी, कहां पर जनरेशन हो रहा है? फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू हीट जनरेशन। यानी यहां पर एक तो एनर्जी कन्वर्जन आ गया, एंड देन एक और चीज वहां पर है थर्मोडायनेमिक्स की, कि भाई हीट वो कपड़े में ही क्यों जाता है, वो आजू बाजू क्यों नहीं जाता है? अगर कपड़े के ऊपर लगा दिया तो कपड़े में एब्जॉर्ब क्यों हो जाता है? वो कपड़ा गर्म क्यों हो जाता है ना। तो उसका एक रूल है, हमने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, शायद 9th-10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पता नहीं आप लोगों ने। तो हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ऑलवेज ये याद रखना, थर्मोडायनेमिक का सबसे बेसिक लॉ है। कौन सा? हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये पता होगा। क्लियर है? तो ये एक रूल आ गया कि भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जो केमिस्ट्री में भी यूज होगी आपको, है ना। सो अब जाते हैं अपने, तैयार हो गए, सब रेडी वेडी हो गया यूनिफॉर्म पहन के, तो कहाँ जाएंगे? अब स्कूल में जाएंगे, है ना। स्कूल में अगर शायद चलते चलते जा रहे हैं, तो चलने के पीछे का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर वॉकिंग ऑन एनी सरफेस, है ना, रोड, यानी जो भी आप कहीं पर भी चल रहे हो, उसके पीछे का रीजन क्या है? फ्रिक्शन। क्लियर? तो फ्रिक्शन इज नथिंग बट फिजिक्स। ओके, फ्रिक्शन इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस। आप चल रहे हैं तो आपका जो पैर होगा उसके नीचे का जो सरफेस होगा, है ना, जो भी शूज आपने पहने उसका जो नीचे वाला बॉटम सरफेस, और जो रोड है उसका अपर सरफेस, उसके बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन चलता है, इसलिए आप क्या करते हैं? चल पाते हैं। क्लियर है? जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शन लगता है, ऑलवेज याद रखना। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने कोई भी चीज मोशन में है ना, और मोशन में जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट में ही ऑलवेज फ्रिक्शन लगता है, ये याद रखना है, ये चीज, है ना। फिजिक्स की ये सबसे बेसिक एक और डेफिनेशन है, यानी सेंटेंस कह सकते हैं। अब चलते चलते पहुंच गए, अपनी स्कूल बस आने वाली है, वो प्लेस पर अपने आ गए, स्कूल बस आ गई, स्कूल में बस में बैठ गए, है ना, अच्छे से बैठ गए। स्कूल जो भी आपकी बस है, स्कूल बस, वो स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही स्टार्ट हो रही है तो अपने पीछे जाते हैं ऐसे, है ना। जैसे ही बस रुक रही है स्कूल पर तो अपने ऐसे आगे जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है इनर्शिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, है ना। आलसपन, अपनी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अपना जो आलसपन होता है ना, सोते सोते उठते हो तो नहीं उठना है, बस पड़े रहना है ऐसे ही आराम से, तो वो क्या है? इनर्शिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपने? इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? वो भी अपने पढ़ेंगे डिटेल में पूरे 11th में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें भी, इसका क्लासरूम में बैठ गए, टीचर लिखवा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, पेन में से इंक नीचे ही जा रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है, हवा में क्यों नहीं जा रही है, वो पेज में ही क्यों जा रही है, तो नीचे क्यों जाती है? तो ग्रेविटी, है ना, सबसे हॉट फेवरेट आपका टॉपिक होता है ग्रेविटी। यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो ग्रेविटी के वीडियो अगर कहीं पर आ रहा है, ग्रेविटेशन क्या आ रहा है कहीं पर भी, तो वो अच्छे से देखते हैं अपने। क्लियर? सबको पसंद है ग्रेविटी भाई। ओके, तो वो जो इंक नीचे जा रही है वो ग्रेविटी, वो पेज के ऊपर क्यों जा रही है ना, वो फैल क्यों नहीं रही है पेज के ऊपर? अपने जो भी शेप में आप लिख रहे हैं, है ना, तो वही शेप में वो एग्जैक्टली क्यों लिख पा रहे हैं? तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो भाई सरफेस टेंशन, 11th में पढ़ने वाले हैं ये सब। कुछ कुछ चीजें आप नई है, जो आप नए पढ़ने वाले हैं, है ना। लोअर स्टैंडर्ड में आपने सुना नहीं होगा। लोअर स्टैंडर्ड में क्या? मोशन पढ़ा है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, है ना, ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा। क्लियर है? ये सब बेसिक चीजें पढ़ी जो 11th में आप पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल में, है ना। वहां पर 4 या 5 पेज का चैप्टर होगा, यहाँ पर 20-25 पेज का चैप्टर होगा, तो है सब डिटेल में और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लियर?
तो ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट 2 years, है ना। पूरा फिजिक्स 95% जो भी दुनिया का फिजिक्स है 95 to 99% यानी पूरा फिजिक्स ही बोल सकते हैं, वो ओवरऑल इसमें शामिल किया गया है आपके 2 साल में। कुछ कुछ चैप्टर को आपको समराइज किया है, कुछ कुछ चैप्टर को डिटेल में दिया है, जैसे कि ऑप्टिक्स वाला पार्ट आपने पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड में, उसको पूरे डिटेल में दिया है। तो सब आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये है फिजिक्स कि भाई आसपास की जो भी प्रकृति है ना, नेचर को समझना, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। कहते हैं कि भाई फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, है ना, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स द क्वीन ऑफ साइंस। केमिस्ट्री का अभी तक कुछ आया नहीं है ना, तो वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो इतना है कि फिजिक्स इज द क्वीन एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन। दोनों एक दूसरे के लिए, है ना, एक दूसरे के लिए बोलते हैं ना पिक्चरों में कि भाई फिजिक्स के अलावा यानी फिजिक्स के बिना मैथमेटिक्स अधूरा है, मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स अधूरा है। तो वही आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने कि व्हाट आर द मैथमेटिकल टूल्स दैट कैन बी यूज्ड इन फिजिक्स थ्रू आउट द 2 years 11th and 12th, क्लियर। इन केस ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, इन केस ऑफ डेरिवेशन ऑफ थियरी, क्लियर। कहीं पर भी फिजिक्स में, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले स्टार्टिंग के 6 या 7 लेक्चर, जो आपको आगे जेई नीट गुड सेट में बहुत ही काम आने वाला है। एक और चीज, हाँ, कि 10th के बाद क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, 11th-12th खत्म करके 11th-12th में क्या पढ़ने वाले, 12th के बाद आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी लाइन्स अवेलेबल्स है ना, कहाँ पर ज्यादा स्कोप है ना, कहाँ पर आपको अच्छे से मेरिट निकालना है क्या नहीं, वो सब उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, क्लियर है। कि व्हाट आफ्टर 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं, और साइंस बाकी सभी स्ट्रीम्स से कितना ऊपर है और क्यों ऊपर है। तो एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, डिप्लोमा ले लो। डिप्लोमा से अच्छा साइंस करना ही है ना, डिप्लोमा तो रहने देना, अभी कुछ काम नहीं है डिप्लोमा का। तो आते हैं अपने आर्ट्स और कॉमर्स पर, थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आर्ट्स और कॉमर्स में मैक्सिमम आप पढ़ेंगे बैचलर तक, मैक्सिमम 5 या 6 लाइन होती है ना। साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट में अकेले में 108 लाइन होती है बायोलॉजी के बेसिस पर, 12th के बाद, हाँ। और मैथ्स में 87। तो सोच लेना ऑलमोस्ट 200 लाइन्स आर अवेलेबल आफ्टर 11th-12th स्टैंडर्ड इन केस ऑफ साइंस स्ट्रीम। तो सोच लेना कितना ऊपर है साइंस बाकी सभी स्ट्रीम से, है ना। कॉमर्स आर्ट्स में सभी करते हैं भाई, बीकॉम एमकॉम ये कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे 5,000 की नौकरी में, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट जितने भी होते हैं ना, वो बाकी सभी स्टूडेंट से अलग दिख आते हैं। 2 साल आप अच्छे से पढ़ाई करो, 3 साल ग्रेजुएशन करो, 2 या 3 साल मास्टर्स करो, उसके आगे जितना भी आपको पढ़ना है, उसके बाद बाहर निकलो। इवन 12th करने के बाद भी बाहर निकलोगे मार्केट में, अलग से आ जाओगे आप, सब में अलग दिखोगे, नहीं ये साइंस वाला बंदा है ना। तो ये चीज़ें, ये सब इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि 10वीं के बाद आपको क्या करना है, क्या होने वाला है आपके साथ 2 साल स्कूल में, उसके बाद कॉलेज लाइफ में। तो सब उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा लंबा चौड़ा सा। लेकिन उसके पहले अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन आपने नाम नहीं सुना है, दावे के साथ कहता है, क्योंकि ये वाला टॉपिक 11th-12th का है ना, मैथ्स का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, क्लियर। होता क्या है ये, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपने इसको। डिफरेंशिएशन यानी फॉर एग्जांपल मुझे जाना है मेरी कार में, यहाँ वडोदरा से अहमदाबाद जा रहा हूँ मैं, है ना। कितना डिस्टेंस है, 110 किलोमीटर, मुझे पता है। ओके, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ से निकला मैं एक ही स्पीड पर जाऊंगा अहमदाबाद, 90 की स्पीड, तो 90 की स्पीड पे से ही जाता रहूंगा, कहीं पर अटकूंगा नहीं, कहीं पर ब्रेक नहीं लगाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। ओके, तो डिफरेंशिएशन ये वाले केस में कैसे समझेंगे, तो यहां से घर से निकला मैं, गया, हाईवे आ गया, हाईवे पर मैं तेज चला रहा हूँ, 100 के ऊपर चला रहा हूँ, और बीच में टोल प्लाजा आ गया। तो जैसे ही टोल प्लाजा मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 मेरी स्पीड कम कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं है कि मेरी स्पीड कौन से टाइम पर कितनी कम हुई है ना। मुझे इतना पता है कि स्टार्टिंग में मेरी स्पीड क्या थी, 90, बीच में मेरी स्पीड आउट ऑफ 100 हो गई, है ना,
100 के ऊपर चली गई, उसके बाद जहां पर टोल प्लाजा आ गया वहां पर मेरी स्पीड क्या हो गई, 0। क्यों? तो मैं यहां पर स्टॉप हो गया। बस मुझे इतनी ही डिटेल पता है। अब मुझे वो डिटेल निकालनी है कि मेरे घर से निकलने के बाद जैसे मैं निकला वहां से 20 सेकंड के बाद 21वीं सेकंड पर मेरी स्पीड क्या थी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी हर एक लम्हे की स्पीड, ऐसे बोल सकते हैं, मेरी 20 सेकंड के बाद स्पीड क्या है, मेरी 40 सेकंड के बाद स्पीड क्या है, मेरी 1 मिनट के बाद स्पीड क्या होगी, मेरी 10 मिनट पर स्पीड क्या होगी, मेरी 12वीं मिनट पर स्पीड क्या होगी। वो जो छोटे छोटे मोमेंट्स में बोल रहा हूं अभी, है ना, 12वीं मिनट यानी 12 मिनट की स्पीड नहीं फाइंड करनी, मुझे सिर्फ 12वीं मिनट की स्पीड फाइंड करनी है। आगे की जो 11th मिनट चली गई उसका मुझे कोई काम है ही नहीं। आ रहा है समझ, है ना? तो आपका जो 12th मिनट है, जो 12वां मिनट है, वहां पर मेरी एग्जैक्ट स्पीड क्या है वो आपको फाइंड करनी है। तो वो जो प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कोई भी आपको क्वांटिटी दी है, if we want to find instantaneous value of any quantity with respect to other quantity, okay, if we want to find instantaneous, what is the meaning of instantaneous? तत्कालीन जिसको बोलते हैं, है ना, त्वरित, तुरंत वाली, एग्जैक्ट, है ना, छोटी सी सेकंड के लिए, मोमेंटरी टाइम के लिए आपका जो भी क्वांटिटी का वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझ आ रहा है कि नहीं, है ना? वडोदरा से अहमदाबाद जा रहा हूँ, बीच में कहीं पर मेरी स्पीड कम हो गई, कहीं पर ज़्यादा हो गई, कहीं पर टर्न आ रहा है तो मैं कम कर रहा हूँ स्पीड, है ना। तो ये सब क्या है, बेसिक नॉलेज है कि भाई हाँ मैं कम कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। लेकिन हर एक सेकंड के लिए, हर एक मिनट के लिए, हर एक 5-5 मिनट के बाद मेरी स्पीड क्या होने वाली है ना। तो वो जो छोटी छोटी वैल्यूज मिलेगी स्पीड की दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यहाँ पर स्पीड का एग्जाम्पल दिया है ना, हर एक क्वांटिटी के लिए। कोई भी क्वांटिटी ले लो आप, यहाँ पर स्पीड क्वांटिटी है ना। स्पीड क्या है कि भाई पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी स्पीड क्या होता है कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज होना, दैट इज कॉल्ड मोशन। और मोशन है तो स्पीड है और वेलोसिटी। ओके, ये पता है बेसिक सबको, क्लियर है? ओके, तो कोई भी क्वांटिटी ले लो आप, उसकी अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी, इंस्टेंटेनियस यानी छोटी सी वैल्यू, ऐसी छोटी सी वैल्यू जो मुझे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का मुझे वैल्यू देगा। मोमेंटरी टाइम का, मोमेंटरी क्वांटिटी के लिए मोमेंटरी वैल्यू दे रहा है, क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नहीं, ग्राफ समझते हैं। ग्राफ आपको सबको पता होगा, फिर भी देखते हैं कि क्या आपको पता है ग्राफ में डिटेल्स। ये टॉपिक है उसको मैं साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर खेलने के लिए अपने को बड़ी जगह चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं अपने डिफरेंशिएशन। ओके, सो we are taking here some two quantities। ये थोड़ा सा क्रॉस में जा रहा है, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट एकदम। ओके, this one is x axis and this one is y axis। here we are taking a distance, on a y axis। this is your origin of xy coordinate system and this axis is the time axis, है ना। x axis पर क्या ले रहा हूं मैं, टाइम ले रहा हूं, क्लियर? ओके, तो मुझे पता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या देता है, स्पीड। लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मोशन इक्वेशन में, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है हमने। ओके, तो मेरा ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ होता क्या है, इसको ग्राफ बोलते हैं, है ना। तो ये कैसे आएगा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 वैल्यू है। कैसी 5 वैल्यू है कि भाई 10 सेकंड में मेरी स्पीड थी 20, दूसरे 10 में मेरी स्पीड आ रही है 40, दूसरे 10 में मेरी स्पीड आ रही है 60, ऐसे, है ना। कांस्टेंट वैल्यू आ रही है हर एक टाइम के लिए, कांस्टेंट नहीं, इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंटरवल सेम है ना, 20-20 का इंटरवल है, क्लियर? तो ऐसे केस में मेरा ग्राफ का आएगा स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा ऐसे। इसको ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये पॉइंट लिख लेना है। कैसे पॉइंट मिलेंगे, तो भाई फॉर एग्जांपल 10 सेकंड के लिए मेरी स्पीड आ रही है 20, दूसरे 10 के लिए मेरी स्पीड आ रही है 40, दूसरे 10 के लिए मेरी स्पीड आ रही है 60,
दूसरे 10 के लिए मेरी स्पीड आ रही है 80, यानी 20-20 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपका ग्राफ क्या आएगा, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसे। क्लियर है? और ये आपको ये पॉइंट दिखा दे रहे है ना। ओके, क्लियर है। अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, इसका मुझे स्लोप फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ना स्लोप कैसे मिलेगा, तो मुझे पता है कि भाई tan थीटा लेते हैं अपने स्लोप के लिए, है ना। tan थीटा ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, tan थीटा का इक्वेशन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है भाई, ऐसे ये ऐसे थीटा, अगर ऐसे ये थीटा है ना। सो अगर ये थीटा है तो अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन हमने क्या देखा था, tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। ऑपोजिट क्या होगी, ए बी, ये हो जाएगा आपका ए बी, और ये एडजेसेंट होगी बी सी, किसके ऑपोजिट और किसके एडजेसेंट, थीटा के। ये हमने देखा हुआ है। ओके ठीक है। तो यही सेम थीटा अगर मुझे यहां पर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो ऑलवेज याद रखना वी हैव टू टेक एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल क्या है यहाँ पर, एक्स एक्सिस, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट में ले रहा हूं, ओके। इन दोनों का जो भी आपका एंगल बन रहा है, ये ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पर थीटा क्या लेंगे, आपका ये थीटा होगा। जो भी आपका ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड थीटा। क्लियर। हर एक पॉइंट पर आप लिख सकते हैं ऐसे ऐसे ना, कोई भी आप पॉइंट ले लो, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, सभी थीटा की वैल्यू सेम होगी, याद रखना ये। क्लियर। तो अगर ये थीटा ले रहा हूं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, ये होगा। ये ट्राइंगल अगर कंसीडर कर रहे हैं हम ना, ये वाला ट्राइंगल अगर कंसीडर कर, ये 2 पॉइंट के लिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी y2, ये हो जाएगी y1, है ना। दोनों पॉइंट का y पर वैल्यू और दोनों पॉइंट का x पर वैल्यू क्या होगा, ये x2 और ये होगा x1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, दोनों का डिफरेंस y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1। क्लियर है चीजें, है ना। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर। ओके, ये चीज हो गई अपनी। नाउ ये तो हम फाइंड कर सकते हैं सीधा सीधा कि भाई ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस ये वैल्यू है, उसके माइनस ये करो तो मुझे दोनों का वैल्यू मिलके मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो tan थीटा मुझे मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं हम क्या, स्लोप, है ना। ये हो जाएगा आपका स्लोप। ये हो गया सिंपल केस के लिए। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये 2 पॉइंट लेना है कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 पॉइंट लेना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। शर्मिंदा तो नहीं होना किसी के सामने। ओके ठीक है। सो कोई भी पॉइंट ले लो, एंगल सेम रहेगा। कंडीशन क्या है, द ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर कर्व वाला आ रहा है, कहीं पर आड़ा टेढ़ा आ रहा है ग्राफ, तो गलत है, वहां पर नहीं होगा ये। क्लियर। तो ये वाली चीज यहां पर यूज करेंगे। क्लियर। ये हो गया ग्राफ का एक्सप्लेनेशन, भाई कैसे स्लोप फाइंड करना है। सिंपल वाला केस जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ना। अब डिफरेंशिएशन क्यों करना है और कैसे ग्राफ में करना है वो देखेंगे नेक्स्ट में। तो फटाफट 5 सेकंड दे रहा हूं, ये आपको ड्रॉ करके लिखना तो लिख सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अब डिफरेंशिएशन क्या है ना, कैसे फाइंड करेंगे, क्यों करेंगे, क्या है क्या नहीं, जो खेल खेलना है आप खेलना है, देखो आप मजा आएगा। दिमाग यहां पर रखना, पबजी में मत रखना भाई। ये आपका हो गया ग्राफ, यार ऊपर जा रहा है यार, रुको 2 मिनट। यस, ओके ठीक। नाउ इन केस ऑफ सच ग्राफ, ऐसे कोई ग्राफ आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, तो भाई मेरी स्पीड, डिस्टेंस कम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, मैं ऐसे बोल सकते हैं। कैसे, तो देखो समझाते हैं कैसे। ये एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। अब मेरी स्पीड 10 सेकंड में हो रही है 20, 10 सेकंड में दूसरे 40, है ना। 20 का डिफरेंस आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन मिला। अब क्या हो रहा है कि दूसरे 10 सेकंड में मेरी हो गई 50। क्लियर है। उसके बाद मेरी हो रही है 85। अब इंक्रीज हो रही है स्पीड,
टाइम इंटरवल वही है 10, ये 10 का जो टाइम इंटरवल है उसी सेम टाइम इंटरवल में स्पीड इंक्रीज हो रही है। उसका मीनिंग क्या, डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है सेम टाइम इंटरवल में। तो ये वाले केस में जो आपका ग्राफ होगा वो कहां पर झुकेगा, वाई एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगा। क्लियर है? ओके। तो आपका ग्राफ ऐसा कोई कर्व आ रहा है, तो ये वाले केस में कैसे फाइंड करेंगे, अपने ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे, यार सॉरी ग्राफ नहीं, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, हर एक पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट पर आपको फाइंड करना है तो, है ना। तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक यानी उसके लिए अपने को यूज करना है डिफरेंशिएशन। कैसे यूज करना है तो देखो, यहां पर कोई भी दो पॉइंट अपने ऐसे स्ट्रेट लाइन लेके नहीं कंसीडर कर सकते, क्यों, इन दोनों के बीच में क्या है, कर्व है। ध्यान से देखो, जूम करके अंदर घुस जाओ तो क्या दिखेगा आपको, ऐसे कर्व दिखेगा छोटा सा, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, है ना। तो ये वाले कर्व वाले केस में वो डायरेक्ट एंगल नहीं फाइंड कर सकते कि भाई थीटा ले लो सीधा सीधा, है ना, ऐसे नहीं कर सकते। क्या करना है यहां पर, देखो ध्यान दो। नाउ वी मेक दीज टू पॉइंट्स ए और बी, नाम दे देते हैं ए और बी। दोनों को ऐसे नजदीक लाना है ना, दोनों को क्या करना है, इतने नजदीक लेके आना है कि डिस्टेंस बिटवीन दैम इज नेग्लिजिबल, ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। यानी इसका मीनिंग क्या है, देखो क्या करना है, इसको हटा दो बी को, इसको खींच के यहां लेके आओ, ये आपका बी हो गया। ये दो पॉइंट मैंने रैंडमली सिलेक्ट करना है कोई भी, मैं ये और भी ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूं, एकदम नजदीक एक दूसरे के करीब आ गए ऐसे। सो वी कैन टेक दिस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। दोनों को मैं, ये जो दोनों का पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इतना छोटा सा है ना, उसको मैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकता हूं। तो ये पॉइंट का y एक्सिस पर वैल्यू क्या होगा, y2, इसका क्या होगा y1, है ना, ये y2 ये y1, सेम उसका x एक्सिस पर क्या होगा x2, और इसका क्या होगा x1। देखो दोनों का गैप बहुत ही कम है ना, ये आपका y1 बहुत ही छोटा छोटा गैप है, देखो। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में मुझे ये वैल्यू देगा। स्टार्टिंग में मैं बताया वैसे ही कि भाई यहां से निकल रहा है मुझे 12वीं सेकंड, यानी 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, छोटे छोटे टाइम इंटरवल के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वही बैठ रहा है, हाँ भाई बैठ रहा है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इक्वेशन वही यूज करना है, कौन सा, tan थीटा। क्यों, तो मैंने ये बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लिया है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन ये जो डिफरेंस है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वो बहुत ही स्मॉल है। तो फिजिक्स में याद रहे, फिजिक्स में, किंग ऑफ साइंस में, स्मॉल डिस्टेंसेस आर डिनोटेड बाय, डिस्टेंसेस आर डिनोटेड बाय डी, है ना। कोई भी डिस्टेंस है जो भी है उसके आगे डी लगा दो। कैसे, देखो y2 माइनस y1 उसको लिखना है आपको dy, ये y है, उसके आगे क्या लगाना है, डी, है ना। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल डिस्टेंसेज यानी स्मॉल क्वांटिटीज को, है ना, क्वांटिटीज को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो आगे डी लगा के स्मॉल। अब ये y dy, जैसे ये x एक्सिस पर स्मॉल टाइम इंटरवल है तो टाइम के आगे क्या लगाना है, डी, है ना। यहां पर बाद में वैल्यू में t लिखेंगे, लेकिन यहां पर अभी x एक्सिस चल रही तो अपने क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं, है ना। तो यहां पर हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू dy अपॉन dx। दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं, ये जो लिखा है ना मैंने, ये dy बाई डी एक्स, ये जो दिख रहा है मस्त वाला, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, है ना। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ते कैसे, देख नई नई चीज है भाई, ध्यान से देखना, ऊपर से नहीं जाना चाहिए कुछ भी। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी जिसका डिफरेंशिएशन उसको रखना है ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको रखना है नीचे x। क्लियर है, ओके। डिटेल में इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसका कितने फॉर्म है,
है ना, इसको कैसे यूज करना है एज ए इक्वेशन, कौन से है वो सब इसका सेकंड वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें देखेंगे। लेकिन एक बार ही आपको नोट डाउन करना है अभी, और एक मेथड करा रहा हूं मैं इस लेक्चर में, इसके बाद वाली अभी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई कोई भी डिफरेंशिएशन फॉर्म क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। क्लियर, यानी वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस, तो यहां पर मैं डिस्टेंस ले सकता हूं, है ना, अपॉन एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम, तो ये क्या आएगा, टाइम। वैल्यू क्या देगा मुझे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, है ना, वेलोसिटी। कौन सी स्पीड है ये, इंस्टेंटेनियस। कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस यानी तत्कालीन वैल्यू दे रहा है वो, है ना, उसी पॉइंट पर उसी मोमेंट की वैल्यू है ये। क्लियर है ना। तो डिफरेंशिएशन क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। कहां पर यूज होता है, जहां पर क्वांटिटी वेरी कर रही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी चेंज हो रही है, वहां पर आपको यूज करना है डिफरेंशिएशन। क्लियर है। मैथ्स वाले 12th में ये अच्छे से पढ़ने वाले, पूरा डिटेल में आएगा, ये पूरा चैप्टर है आपका 12th में। लेकिन फिजिक्स में बायोलॉजी वाले, ये आपके माए बाप है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो, है ना। कुछ भी करके, कैसे भी करके, रात को जग के, कुछ भी करके 2 दिन में ये वाला टॉपिक क्लियर करना है अपने को, तो फिजिक्स 50% आपकी इजी हो जाएगी ना। इंटीग्रेशन है इसके बाद, तो वो भी आएगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कर लोगे ना, तो यार मज़ा आ जाएगा फिजिक्स में। क्लियर है। तो ये है डिफरेंशिएशन, नोट डाउन कर लो जो भी आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। आपका फिजिक्स का छोटा सा लॉ भी बोल सकते हैं कि भाई कोई भी स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करने, तो आगे क्या लगाना है आपको, स्मॉल डी लगा देना है। क्लियर है। ये वाला फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स। अगर मुझे यहाँ वाई एक्स नहीं पसंद है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, भाई मुझे कोई और पसंद है, डी आर पसंद है ना, तो डी आर अपॉन डी टी। आर को मैं डिस्टेंस ले सकता हूँ, तो ये भी क्या देगा, स्पीड देगा। डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है। तो ये सब चीजें, ये पूरे एग्जाम्पल में डिफरेंशिएशन में मैंने स्पीड का एग्जाम्पल लिया, तो डिफरेंशिएशन यानी स्पीड ऐसे मत कंसीडर करना। क्लियर है। डिफरेंशिएशन कोई भी क्वांटिटी का होगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन स्पीड के फॉर्म में किया, एक एग्जाम्पल लिया है स्पीड का। यहाँ पर आप डिस्टेंस की जगह और कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर और कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब हम डिटेल में देखेंगे फिजिक्स जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। जो कॉमन बेसिक पॉइंट है वो ये है डिफरेंशिएशन। क्लियर है। तो एक बार नोट डाउन कर सकते हैं अपने, है ना, 5 सेकंड दे रहा हूं, देख लो। ओके चलो नेक्स्ट, अब इसका एक फॉर्म देखते हैं, लिखना कैसे है क्या नहीं, है ना। अपना अब नया वाला खेल चालू करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, बायोलॉजी वाले अपने लिए ये माए बाप है, क्योंकि आप पढ़ने वाले नहीं हो ये वाला टॉपिक कहीं पर भी, ना तो बायोलॉजी में, ना तो केमिस्ट्री में, ना तो इंग्लिश में, ना तो कंप्यूटर में। कहाँ पर आएगा, सिर्फ फिजिक्स में। और ये एक्चुअली टॉपिक किसका है, मैथ्स का है ना। तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी एग्जाम्पल ही देख रहे हैं, इक्वेशन और एग्जाम्पल। अब कुछ नाटक बाटक नहीं है कि भाई इसको क्या करना है, कैसे आया, क्यों करना है, कब करना है ना। अब मैं ले रहा हूँ y इक्वल टू, मेरा फेवरेट नंबर है 7, चलो तो मैं 7 ले रहा हूँ, है ना। मुझे वैल्यू दे दिए है y इक्वल टू 7। ये एक समझ लोगे ना, बाकी सब आएगा आपको आगे जो भी कराऊंगा मैं। y इक्वल टू 7। नाउ वी वांट टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यानी मैंने बोल दिया कि y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको लिखना क्या है, dy बाई डी एक्स, सिंपल। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड हो गई क्लियर। अब इसका भी करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे क्या, पहले डी बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, 7, तो ये 7 लिख दिया मैंने। समझ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा भेजा चलाना भाई, लॉजिक चलाना, ऊपर से नहीं जाना चाहिए, है ना। साइंस करने वाले अपने, क्लियर है। आर्ट्स कॉमर्स का दिमाग नहीं चाहिए मुझे फालतू। फिर से रिपीट, y इक्वल टू 7, है ना। तो dy बाई डी एक्स अभी फॉर्म देखा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अपने A to Z में से आपको जो भी पसंद है, P पसंद है आपको, है ना, तो P लिख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है। मुझे y पसंद है तो मैं y लिख रहा हूँ P। क्लियर। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स सिंपल। बोला होना चाहिए कि आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये आपको गिवन होगा। यहाँ पर मुझे बोला है कि विथ रिस्पेक्ट टू x करना। अब इसका मीनिंग क्या है
कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए अंदर इक्वेशन में। यानी x के रिस्पेक्ट में तो x तो होना चाहिए, ये रूल है। x तो है नहीं, यहां पर सीधा नंबर दे दिया। तो याद रहे पूरे इक्वेशन में जो भी वेरिएबल ही नहीं, x जो वेरी कर रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू दी ना हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, है ना। 3 नहीं भैया, 3 नहीं है, ये 0, ऐसे देखो 0, है ना। तो इसका यहां पर x है ही नहीं, है ना, तो x नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन 0। एक और शॉर्टकट कैसे याद रखना है? कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0, क्यों? तो वेरिएबल ही नहीं है। अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं x, तो अब ये 0 नहीं होगा, अब ये प्रोटेक्शन मिल गया 7 को x का, तो 7 निकलेगा एज इट इज, और साथ में x का होगा dx बाई dx, है ना। d बाई dx तो है ऑलरेडी, यहां पर 7x कर दो, ये ऐसे, है ना। तो 7 बाहर जाएगा, तो 7 बाहर, नंबर को कुछ छूना नहीं है। नंबर अकेला हो तो 0 करो, नंबर वेरिएबल के साथ में हो तो उसको साइड में रखो, 0 नहीं करना। ये रूल है, याद रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर अकेला है तो उसको सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दो, है ना, तड़ी पार कर दो, 0। अगर किसी के साथ दिया है, किसी के साथ यानी जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसके साथ दिया है ना, तो उसको फिर 7 को अकेला रखना है साइड में एज ए कांस्टेंट। तो बचेगा कौन? x, तो dx बाई dx, है ना, dx बाई dx, इसका होता है 1, तो 7, है ना, ऊपर नीचे कट जाएगा 1, सिंपल। तो होगा आपका आंसर 7। क्लियर है? किसी भी नंबर, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, अगर वो अकेला है तो। किसी के साथ है तो आपको चेक करना है कि आपके जिसके रिस्पेक्ट में करना है वही आपको दिया है या और कुछ। अगर यहां पर मैं ऐसे r लिख दूं, विद रिस्पेक्ट टू x है क्या r, तो भी आंसर क्या आएगा? 0, क्यों? तो x ही नहीं है पूरे इक्वेशन में, है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो चीज होनी चाहिए, याद रख। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा भाई। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो अब अपने आते हैं हॉट फेवरेट इक्वेशन, वेरी वेरी हॉट, x रेज टू n। ये फॉर्म हर जगह दिखेगा आपको, फिजिक्स की बुक में, न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में, हर जगह, है ना। ये सबसे ऊपर है, ये ऐसे, इससे ही सभी चीजें चालू होती है ना। तो y इक्वल टू एक्स रेज टू एंड सबसे कॉमन, सबसे इजी, सबसे हॉट फेवरेट इक्वेशन है ये। अब इसका डिफरेंशिएशन करना तो अब मैं बताऊंगा नहीं, अब सीधा लिख दूंगा dy बाई डी एक्स, है ना। आपको थोड़ा भेजा चला देना है भाई, है ना। अपने आप को ऐसे वीक मत समझो भाई, आप स्ट्रांग हो, तो ये समझना। थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या तो मैसेज या तो कॉल कर सकते हैं पर्सनली। ओके, तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन मिल गया। x है भाई x, है ना। तो इसका रूल है, इक्वेशन जो आपको याद रखना है, n उछल के आ जाएगा आगे, n आगे, फिर x, अब n में से -1 कर दो, जो भी आपको n दी, n यानी नंबर सिंपल, है ना, नेचुरल नंबर जो भी है वो। तो n 0 नहीं होना चाहिए भाई, तो 1 हो जाएगा, वो भी आएगा आगे इक्वेशन। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 2 3 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी। तो n आगे आ गया, x एज इट इज रखना है और n में से एक माइनस कर देना है। ये आपका इक्वेशन सबसे मोस्ट हॉट फेवरेट, नींद में से रात को 3:30 बजे उठा के पूछो तो भी आना चाहिए, है ना। तो क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। एक इक्वेशन लेके खत्म करते इसको। तो y इक्वल टू एक्स की जगह ले रहा हूं मैं x ही ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। n की जगह ले रहा हूं मैं 3। इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो यहाँ पर x तो एज इट इज है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 आगे, n आगे यानी 3 आगे, x 3 -1 यानी क्या होगा? ये 3x², आपका आंसर, है ना। क्लियर है? इजी है ना। ओके, एक और चीज लेते हैं, y इक्वल टू, मैं ले रहा हूं अब 10x रेज टू 4। यार ये तो दिक्कत वाला हो गया। नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, 10 एज इट इज रखो। मैंने पहले ही बताया था, अगर dy बाई डी एक्स करना इसका, तो जो नंबर है वो x के साथ है, तो उसको छूना नहीं है, उसका एज इट इज रखो भाई, वो नहीं होना चाहिए कुछ भी उसका, है ना। उसको 0 मत करना, वो अकेला x नहीं है, ऐसे ऐसे सिर्फ 10 है तो 0 हो जाएगा, लेकिन x के साथ है तो 10 एज इट इज रहेगा। तो x रेज टू 4 का ये वाला फॉर्मूला लग सकता है डायरेक्ट, है ना। n आगे x रेज टू n माइनस 1, तो n कौन है? 4 आगे, 4 आगे x 4 -1 3,
अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो हो जाएगा 40x³ आंसर। क्लियर है? आया समझ कि नहीं? ये डिफरेंशिएशन के सबसे बेसिक फॉर्मूले में से ही बेसिक फॉर्मूला है ये। x⁴n है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? nxn-1। इसका एल्जेब्रिक फॉर्म लिख लेते हैं, एक बार लिख लो, ये 5 सेकंड दे रहा हूं मैं, स्टॉप करके लिखना है भाई, चालू वीडियो में लिखने मत बैठना। और जितने भी ऑनलाइन वीडियो अपने अपलोड कर रहे हैं उसको अगर लिखना है नोट में तो आप चालू वीडियो में नहीं लिखेंगे, चालू वीडियो में सिर्फ आपको समझना है ना। अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो पॉज करके आपको लिखना है। क्लियर? और रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी 5 सेकंड। तो देखते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म। एल्जेब्रिक यानी प्लस माइनस करते हैं यार, नाटक जो अपने करते थे ना छोटे थे तो। कैसे नाटक? देखो, एक ही इक्वेशन लेके अपने ये लेक्चर खत्म करते हैं, लेकिन 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, फिर कंटाल जाओगे तुम लोग मेरे से पहले ही लेक्चर में। तो y = x² + 3x³ प्लस आ गया बीच में, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा dy/dx, d/dx, है ना? y की वैल्यू क्या है? x² + 3x³, है ना? तो d/dx दोनों में जाएगा, प्लस हो बीच में प्लस माइनस तो इंडिविजुअल जाता है डिफरेंशिएशन, तो इसको ऐसे लिखेंगे dx²/dx। क्लियर? अब प्लस d3x³/dx। अब छोटे थे तब क्या पढ़ते थे? x x ऊपर नीचे कैंसिल नहीं बे, ये एक ही क्वांटिटी है। ये d और एक दूजे के लिए है ना? x अलग है, d अलग है, ऐसे मत करना। ये x और यहाँ का एक x अगर उड़ा के यहाँ पर x बचेगा, ऐसे नहीं करना है। देखना भाई dd उड़ेगा नहीं, है ना? ये भेजा चलता है किसी बच्चों का कभी कभी, है ना? बायोलॉजी में खास। तो ये अच्छे से ध्यान देना भाई, ये एक ही क्वांटिटी है dx। d और x अलग अलग नहीं है, तो ऊपर नीचे x उड़ा दो, d उड़ा दो, एक x बचेगा, आंसर x, ऐसे नहीं बे, है ना? ऐसे नहीं करना है। तो अब इसको x यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं अपने, है ना? x⁴n का फॉर्मूला क्या होगा? nxn-1। सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, y का नाटक नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना? x⁴n, तो उसका क्या होगा? nxn-1। यहाँ पर x⁴n है, यहाँ पर x⁴n है, ओके, तो होगा, तो x⁴n आगे तो 2x, 2 - 1 यानी 1, है ना? प्लस 3 एज इट इज, 3x के साथ है यानी एज इट इज रहेगा, वो 0 नहीं होगा। तो x³ का क्या होगा? 3 आगे तो 3x, है ना? ये 3 है वो आगे आएगा, 3 एज इट इज इसका है, और x⁴n का n आगे आएगा, n आगे आ गया, x n-1, 3 - 1 यानी 2, 3 × 3 6, है ना? 6, हाँ 6 ही बोले आप लोग, पहले तो ये 6 ही लिख देते, 6 नहीं भाई, 9x², ये आपका आंसर। क्लियर है? तो ये आपका एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ x⁴n फॉर्मूला। ओके, बहुत लोड नहीं लेते, यहाँ पर खत्म करते हैं लेक्चर। डिफरेंशिएशन के एक और बहुत सारे, एक और नहीं है, बहुत सारे 3-4 फॉर्म है, जैसे कि साइन थीटा में क्या होता है, कॉस में क्या होता है, टेन में क्या होता है ना? फिर अलग अलग 1/x दिया है, 1/x² दिया है, log x दिया है, एक्सपोनेंशियल x दिया है, चेन रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। तो ये एक फॉर्मूला देख लेना, इसकी प्रैक्टिस करते रहना घर पे। कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं भी प्लस माइनस करके, है ना? प्लस माइनस कुछ भी करो आप, कैसे भी बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहना। खत्म करते हैं आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू।